एंड वेलकम टू माय टीवी एंड सी न्यूज़। मैं हूं अस्मिता। कोरोना अफेक्ट्स इस नए शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ है एमडी चेस्ट, एमडी फिजिशियन एंड ब्रोंकोस्कोपिस्ट डॉक्टर अनिल मडके साहब। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे आसपास और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कितना फैला हुआ है, तो उसी टॉपिक पे आज हमें प्रॉपर गाइड करने हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल मडके सर। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। हेलो एवरीवन। जैसे कि मैं बता रही थी कि हमारे आसपास सांगली में हो या पूरी दुनिया में हो कि बहुत कोरोना वायरस का बहुत सारा जैसे कि लड़ाई चल रही हो, तो आपको इन्हीं सारी कंडीशन पे क्या कहना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज जो कोरोना की बीमारी फैल रही है भारत में, अभी लास्ट वीक से थोड़े मरीज ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इफ़ वी कंपेयर यूएस या यूके या स्पेन, इटली, भारत में इतना फैलाव नहीं है। फिर भी लास्ट वीक या लास्ट 2 वीक्स के जो मरीज है, नंबर है, उनको नज़र में रखते हुए हमें अभी भी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। ये बीमारी इतनी शायद नहीं फैलेगी जैसे कि यूएस में है। फिर भी अगर यूएस जैसी नंबर ऑफ केसेस बढ़ गई तो बहुत ही प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो हम सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मेरे जैसे डॉक्टर के लिए, हमारे जो स्टाफ है उनके लिए, सभी के लिए आपको घर में रहना चाहिए, आपको लॉकडाउन में रहना चाहिए, उनके जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। अभी हम तो स्टूडियो में हैं और सब प्रिकॉशंस हमने ली है, इसलिए हमारा मास्क नहीं दिख रहा है। फिर भी आपको सभी को मास्क लगाना चाहिए। हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। फिर भी मेरा जो मैसेज है, पहला वाला मैसेज, कि लॉकडाउन में रहिए, सब नियमों का पालन कीजिए और इसको डरने वाली बात नहीं है। प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। प्रिकॉशंस अगर ली, हम जो बताने जा रहे हैं वो प्रिकॉशंस ली, तो आपको कोरोना डरावना नहीं लगेगा। अगर आप नियमों का उल्लंघन करोगे तो कभी भी वो आ सकता है और क्या आप पर बीती जा सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सो टेक प्रिकॉशंस, रिमेन सेफ इन द हाउसेस, सो यू विल बी हैप्पी। ओके, जैसे कि सर ने हमें बताया कि प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है एंड होम क्वारंटाइन होना चाहिए, नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए हमारे से। तो हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। मैं एक एक करके क्वेश्चन सर से पूछूंगी और वो हमें जो है वो डिटेल में बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। तो सर, जैसे कि ये है कोरोना वायरस, तो ये बेसिकली शुरुआत करते हैं क्योंकि बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है, सीरियसनेस नहीं है। इस वजह से जो हम लोग, बाकी के जो लोग हैं वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं नियमों को, या फिर होम क्वारंटाइन करके खुद को सेल्फ डिस्टेंसिंग में रख के, जो जिनको अवेयरनेस नहीं है वो लोग कहीं पे तो बाधा डाल रहे हैं बीच में, क्योंकि उनको खुद को अवेयरनेस नहीं है। तो वो रेड फ्लैग्स का काम कर रहे हैं। जो भी हमारी गवर्नमेंट करना चाहती है, जो भी हम लोग व्हाट आई कैन से, मतलब हम लोग जो नियम बना रहे हैं और फॉलो करना चाहते हैं, इन कुछ लोगों की वजह से वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये ट्रांसमिट कहाँ से होता है। ट्रांसमिशन के बारे में बात करने से पहले मैं जो प्राइमरी चीज़ है वो बता रहा हूँ आपको, कि जो वायरस है, वायरस यानी कि विषाणु, बहुत छोटा पार्टिकल जो हमारे रूटीन माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं दिख रहा है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, जिसका लेंथ है या जिसका साइज है जस्ट 100 to 120 नैनोमीटर। नैनोमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1000 इज 1 माइक्रोमीटर, एंड 1 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 इज 1 नैनोमीटर। सो इसका इतना छोटा साइज है। ये बाहर जो है वो जीवित अवस्था में नहीं रहता,
विषाणु या वायरस हमारे शरीर के बाहर जीवित अवस्था में नहीं रहता। जब भी वो एंटर होता है, अंदर आता है शरीर में, तब इसकी कॉपीज निकलती है और वो हमारे फेफड़े में बहुत बड़ा असर करता है, हमारी किडनी पे असर करता है और धीरे धीरे शरीर में बढ़ता जाता है। ये जो वायरस है वो बाहर से अंदर आता है, वो हमारे सांस में से। तो ट्रांसमिशन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी मरीज को ये बीमारी है, अगर मैं मरीज हूँ, मुझे कोरोना है या कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें कोरोना का मरीज दिखाई नहीं देता, मालूम नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने अगर कोई खड़ा है और वो कुछ खांसता नहीं, छींकता नहीं, उसको बुखार नहीं है, फिर भी वो कोरोना का शिकार हो सकता है, मरीज हो सकता है। अगर उसके सांस में या सांस में जो कोई सिक्रीशंस होते हैं, कफ होता है, इसमें अगर वायरस है और जब भी वो बाहर छींकता है, खांसता है, अगर बोलता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें से थोड़े बहुत फव्वारे, छींटे निकलते हैं और वो छींटे में ये वायरस होता है। इसमें 3 प्रकार है। इसमें जो बाहर जो कफ निकलता है उसमें छोटे छोटे जो छींटे हैं वो बाहर गिरते हैं। अगर आप उस मरीज के सामने 3 फीट के अंदर खड़े हो और अगर वो खांसता है या छींकता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वो पार्टिकल आता है, उसको हम ड्रॉपलेट बोलते हैं। इसका साइज रहता है 5 माइक्रॉन्स के ऊपर, और अगर जो डायरेक्ट उसके फेस पे जाए तो वो वायरस, ये कोरोना का वायरस डायरेक्ट जा सकता है। इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है दोनों आदमियों के लिए। जो मरीज है या मरीज लगता है उसके लिए मास्क जरूरी है, और आप जो उनके सामने खड़े हो आपके लिए भी ये मास्क जरूरी है। इसलिए जब आप लॉकडाउन में हो और अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो बाहर, तो मास्क पहन के ही बाहर जाओ। ये पहला तरीका डायरेक्ट होता है। नंबर 2 तरीका क्या है कि अगर ऐसा मरीज खांसता है, वो छींटे गिरते हैं, अपने हर रोज की जो जीवन में हम जो भी काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, पेन यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, दरवाज़ा जो रहता है उसका हैंडल रहता है, हैंडल को हाथ लगाते, ऐसी जो जो चीज़ें हैं जिसको हम हाथ लगाते हैं, ये चीज़ों पे वो गिरता है, ये छींटे गिरती है। और बाद में क्या होता है, अगर मैं मरीज हूँ और मैं नहीं रहूँ, मैंने वो मोबाइल लिया है, मैंने मोबाइल रखा है या टेबल पे हाथ लगाए, कुर्सी पे हाथ लगाए, मैं बाहर गया और अगर और कोई आया और वो आदमी आके उस चेयर पे बैठा, कुर्सी पे बैठा या टेबल पे हाथ लगाया, मोबाइल हैंडल किया, पेन हैंडल किया, तो वो जो छींटे हैं उसमें ये वायरस रहते हैं और वो वायरस उसके हाथ को लगते हैं। और ये जो बीमार नहीं वाला आदमी है, वो जो हाथ लगाता है, वो अगर हाथ अपना चेहरे पे ले जाए या आईज पे, आँखों पे ले जाए या नाक में घसीटे, नाक पे ऊपर घसीटे, तो ये वायरसेस डायरेक्टली जाते हैं उसके अंदर। इसलिए इस कोरोना का बीमारी जब तक चालू है, फिर भी मैं बोलता हूँ, आई एम अ चेस्ट फिजिशियन, फेफड़े की जो बीमारी है उस पर हम इलाज करते हैं और हम बरसों से बोलते आ रहे हैं कि जब भी आप कहीं जाते हो और अननोन प्लेस है, आपको मालूम है कहाँ मैं जा रहा हूँ, क्या है उधर, और हाथ लगाया, तो हाथ चेहरे पे नहीं डालना, नाक के ऊपर नहीं डालना या आंखों पे नहीं लेने का। इसको टी पार्ट बोलते हैं, टच पार्ट, टी एरिया। ये जो है टी एरिया को स्पर्श मत कीजिएगा। मास्क तो पहनना है, दूसरी बात इधर चेहरे पे हाथ नहीं लगाना। मास्क भी जब हैंडल करते हो तो मास्क की जो डोरी रहती है वो मास्क के ऊपर नहीं हाथ लगाना, वो जब हैंडल करते हो, सेटल करते हो, तो उसके ऊपर हाथ नहीं लगाना। ये दूसरा तरीका हुआ।
और तीसरा तरीका है, आजकल कोरोना के ऊपर जो भी संशोधन चल रहा है, जो भी रिसर्च हो रही है, उसके ऊपर ये आ रहा है कि जब भी ऐसे ड्रॉपलेट्स, इनको हम ड्रॉपलेट्स और ड्रॉपलेट न्यूक्लिया बोलते हैं, ये टेबल पे गिरे या फर्श पे गिरे, जमीन पे गिरे, तो क्या होता है, कई पार्टिकल्स ऐसे ऊपर आते हैं, उसको हम द्रवाणु बोलते हैं, ड्रॉपलेट न्यूक्लिया बोलते हैं। ड्रॉपलेट न्यूक्लिया से द्रवाणु बनता है, यानी कि क्या होता है, वो हवा में ऊपर आके हवा में फैलता है। और ये वायरस, कोरोना वाला वायरस, ये विषाणु 10 या 12 घंटे तक उसमें रहता है। और अगर मैं बीमार हूं और मैं इधर से गया, निकल गया बाहर, और कोई आया और मैंने जो तरीके बताए दो, यानी कि उसको कुछ हाथ नहीं लगाया और मैंने उनके ऊपर भी छींका नहीं, खांसा नहीं, मैं उधर से गया, लेकिन हवा में वो फैल सकता है। और वो आके आदमी, अगर उसको मास्क नहीं है तो वो इनहेल कर सकता है। और ये तीसरा तरीका, इसको एरोसोल बोलते हैं, इस तरीके से भी वो जा सकता है। इसलिए आप सभी को ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और ये कोरोना से दूर रहना चाहिए। अच्छा, हमने ये तो जान लिया कि ये जो कोरोना वायरस है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, तो उन सारी चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कहीं हम ही ना ट्रांसमिट कर रहे हो। तो वो ख्याल रखने से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनमें हमें सोल्यूशन मिल सकता है और हम औरों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा सर, तो ट्रांसमिट कर जाए तो फिर ह्यूमन बॉडी पे उसका जो है वो असर क्या करता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी ये जो बात है कोरोना की हम बात कर रहे हैं, तो एक कोरोना सभी को नहीं होता। एक कोरोना का वायरस अगर अंदर आ भी जाता है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मरीज हैं और बहुत बड़ी संख्या है जो अच्छे हुए, यानी कि बीमारी से मुक्त होके वो घर गए हैं। तो अराउंड 3 to 5% और कई जगह 10% तक इसका डेथ रेट है। तो एवरेज पकड़ा तो 3% तक डेथ रेट, यानी कि 100 मरीज हो गए या कोरोना से संक्रमित हो गए तो उसमें से ज़्यादा 3 लोग मरते हैं। तो ये 3 लोग कौन है? 3 लोग कौन है? जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, 60 या 70 से ज़्यादा है, जिनको कुछ बीमारी है, जैसे कि हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, दमा है, अस्थमा, COPD है, या बहुत दिन से वो बीमार है, कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी है, तो इन लोगों को थोड़ा इनको सावधानी बरतनी चाहिए। इनको हो सकता है शायद कि इन्फेक्शन हो जाए। जो अस्पताल में काम कर रहे हैं, हमारे जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस या लैब टेक्नीशियंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके निकट आते हैं, वायरस के निकट आते हैं, बहुत सारा इन्फेक्शन का रेट है, तो उनको बीमारी पड़ सकती है। तो जब ये वायरस अंदर जाता है, मैं थोड़ी थोड़ी ये बातें बताने जा रहा हूँ कि आपको प्रिकॉशंस जो भी लेनी है ये इसमें है, इसमें इनके जवाब है। तो जब भी वायरस जाता है वो नाक के अंदर से जाता है और नाक में जाके गले में से वो फेफड़े में जाता है। जिनकी इम्यूनिटी कम है, यानी कि रोग से लड़ने की ताकत जिनकी कम है, मैंने जैसे बताया कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, उम्र ज़्यादा है, तो इनके शरीर में जो वाइट सेल्स रहते हैं, वो वाइट सेल्स यानी कि हमारे जवान हैं। वो बाहर से कोई भी जंतु आता है, वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, उनसे ये लड़ते हैं। वो जवान जो है, वाइट सेल्स है, वो लड़ते हैं। इनकी ताकत ज़्यादा पड़ी तो वो बीमारी नष्ट होती है। तो ये ज़्यादा रखने वाले जो लोग हैं, रेगुलर एक्सरसाइज लेते हैं, अच्छा खाते हैं, विटामिन सी लेते हैं, स्वस्थता है उनमें, टेंशन्स नहीं है, 7 या 8 घंटे दिन में वो यानी कि 24 आवर्स में सोते हैं, तो इनमें ये इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है, इनके वाइट सेल्स है वो स्ट्रांग रहते हैं। तो जब भी ये जो कंट्रोल है या बैलेंस है बिगड़ता है, यानी कि
वायरस की ताकत बढ़ गई, वो फेफड़े में जाता है। और फेफड़े में जाने के पहले मैं जो बोल रहा हूँ, आप जब भी घर में रहते हो और अगर आपको कुछ बारीक बारीक तकलीफियाँ हैं, कुछ सर्दी है, जुकाम है, गले में खिचखिच है, तो नमक का पानी लेके गार्गल्स कीजिए। ओके। तो इधर से वायरस नीचे नहीं जाएगा, बाहर ही निकलेगा। अगर थोड़ी सर्दी है तो स्टीम ले लो, वाटर स्टीम। ये जो बातें हैं, ये प्रिकॉशनरी बातें हैं। तो फेफड़े में जाके क्या होता है, इधर हमारा युद्ध शुरू हो गया, वॉर शुरू हो गया। ये वायरसेस और हमारे व्हाइट सेल के बीच में वॉर होता है। और हमारी शरीर की जो ताकत है, शरीर में जो भी सिस्टम्स है, वो सिस्टम में मैसेज दिया जाता है कि कोई बाहर से आ गया है, हमारा जो शत्रु है, विलन है, वो आ गया है, उनको मारना चाहिए। तो व्हाइट सेल्स नंबर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा सेल्स आते हैं। अगर आपको कुछ लगता है, कुछ ट्रॉमा है, जख्म है, तो उधर सूजन आती है। क्यों सूजन आती है? उधर के व्हाइट सेल्स बढ़ते हैं। शरीर में से ब्लड स्ट्रीम से व्हाइट सेल्स आते हैं तो सूजन बढ़ती है। वैसे ही अंदर सूजन आती है, फेफड़े में सूजन आती है। और ये अभी लॉकडाउन शुरू है, और लॉकडाउन के बीच में जब कोई बाहर आता है तो पुलिस उनको डंडा लगाती है, आपके सेहत के लिए। हाँ, तो जब ज़्यादा जमाव आता है, ज़्यादा भीड़ होती है, तो पुलिस फोर्स ज़्यादा मंगानी पड़ती है ना। वैसे ये क्या होता है, वायरस खतरनाक है, इसलिए वो ज़्यादा फोर्स बढ़ाता है, और ज़्यादा फोर्स से ज़्यादा केमिकल्स निकलते हैं। इसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म। तो इससे सूजन ज़्यादा बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और आजकल ये वायरस का पैथोजेनेसिस जो है, वायरस का जो असर है बॉडी पे, उसमें एक चीज़ आ गई है सामने, जो हमारे ब्लड वेसल्स है, जो हमारा खून बहता है, उसकी जो नलिकाएं होती है, वो ब्लड वेसल के अंदर का जो लेयर है, उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। वो एंडोथेलियम पे असर होता है। और ये एंडोथेलियम पे असर होता है, उस असर के बाद ब्लड में गुठलियां पैदा होती है, थ्रोम्बोसिस होता है, ब्लॉक्स होते हैं। और ये ब्लॉक्स होने के बाद इसके साथ साथ सब ऑर्गन जो है वो फेल होने लगते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर बोलते हैं। और पेशेंट गोज इन सेप्सिस। और ये सेप्सिस के साथ साथ, मल्टी ऑर्गन फेलियर के साथ साथ, हमारे फेफड़े में सूजन बढ़ती जाती है। हम बोलते हैं कि फेफड़े में पानी हो गया, पल्मोनरी एडिमा, या ARDS बोलते हैं हम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और ये जो वक्त रहता है, इसके पहले ही उसको वेंटिलेटर पे लाना पड़ता है। और ये बीमारी ऐसे ही बढ़ती जाती है। अभी कुछ दवाइयाँ हैं, दवाइयों का असर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो धीरे धीरे वो पेशेंट बहुत सीरियस होता है। इस तरह से वो वायरस हमारे बॉडी पे सभी जगह कब्जा करता है, यानी कि सब जगह फैलता है। और देन वी हैव टू से सॉरी। सो ये नहीं होना है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा रखो, खाना वक्त पे खाओ, रिलैक्स रहो। और जो लॉकडाउन है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब कब होता है, वायरस अंदर आया तो। वायरस को आना ही नहीं चाहिए अंदर, विषाणु को दूर रखो तो सब अच्छा हो जाएगा। यस सर। सर ने है जो अभी बहुत सारे मैं पूछने वाली थी, उससे पहले उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस का हमें जवाब दे दिया है। बाय डे छोटे छोटे जो हम चीज़ें कर सकते हैं, जो घर पे रह के कर सकते हैं, जैसे कि गुनगुने पानी से नमक डाल के गागल करना हो, या स्टीम लेना हो। घर से बाहर अगर ज़रूरत नहीं है तो ना निकले, और अगर जाते भी है तो मास्क और ग्लोव्स का यूज़ करें, जैसे कि विषाणु अंदर आ ही ना पाए, तो बाकी की चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो बहुत सारी नॉलेज हमें मिल गई है, फिर भी और थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है जो डिटेल में जानने की ज़रूरत है हमें, तो वो पूछते हैं सर से। सर, अभी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी हमें कि जैसे कि वो हमारे सांसों के थ्रू गले में जाता है, फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और लंग्स पे अफेक्ट करता है, और
एक के बाद एक हमारे पूरे बॉडी पार्ट जो है वो अफेक्ट करने लगते हैं। तो बेसिकली ये जो वायरस है वो किसी एक ही पर्टिकुलर पार्ट पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जैसे कि हमारे लंग्स है या पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे? ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स है, ये जो हम सांस लेते हैं, ये सांस ये नाक से अंदर जाता है और गले से उतर के सांस की जो नलियाँ रहती है, वी कॉल इट एज अ ब्रोंकियल ट्री, यानी कि पेड़ जैसा रहता है। अगर ये पेड़ के जो डालियाँ रहते हैं वैसा ही वो लंग का स्ट्रक्चर रहता है। ये स्मॉल एयरवेज दे आर देयर। सो हम जब सांस लेते तो यहाँ से अंदर जाता है और फेफड़े में वो मैंने जब बताया कि ड्रॉपलेट्स पार्टिकल जो है, ड्रॉपलेट न्यूक्लिया है, तो अंदर जाते समय ये सांस नलिका में रुकते हैं और उधर से ही ये तकलीफ शुरू होती है। लंग में जो जाते हैं, लंग में भी ये तकलीफ होती है। मेन सिस्टम विच इज़ अफेक्टेड, जो महत्वपूर्ण जो सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि फेफड़े हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो यहाँ से ही उसको हमारी सिस्टम भगा देती है। हमारे जो वाइट सेल्स है उसको वो एंगल्फ देम, यानी कि वो खाते हैं उनको, वो वायरस को खाते हैं, निगलते हैं उनको। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि वायरस अगर ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा नंबर में है और हमारे वाइट सेल्स वीक है या हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जैसे कि मैंने बोला वो डायबिटीज़ है या हार्ट की बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है, पेशेंट बहुत वीक है, वेट बहुत कम है। आज कल ही एक न्यूज़ आ गई है कि यूएस में ज़्यादा लोग ओबेज है, यानी कि बीएमआई उनका 30 से भी ज़्यादा है। तो जो ओबेज लोग हैं उनमें भी ज़्यादा लग रहा है। मैंने जैसे बात की जो वीक लोग हैं, यानी कि इम्यूनिटी कम है, उनमें ये नंबर ज़्यादा दिख रहा है। फिर भी एक ऐसा रिपोर्ट आ गया, ये उसमें सच्चाई जानने के लिए थोड़ा वक्त लेना पड़ेगा, हमें लेना चाहिए, यानी कि ओबेसिटी में है ऐसा नहीं मैं बोल रहा। तो फेफड़े में जाके फेफड़े में सूजन आती है। और बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि हम जब भी कुछ काम करते हैं हमें ईंधन लगता है, ईंधन की जरूरत होती है। ईंधन दो रूप में आता है, जो खाना खाते हैं उसमें से ग्लूकोज आता है और सांस जो लेते हैं उसमें ऑक्सीजन आता है। तो हमारे ब्रेन को या हमारे सब जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और ईंधन की यानी कि ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तो ये फेफड़े का काम जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे ऑक्सीजन कम होता है। इसलिए फेफड़े से वो सब जगह पहुंच जाता है, फेफड़े के साथ साथ सब जगह पहुंच जाता है। और अभी जो रिसर्च चल रही है, मैंने जैसे कि बताया कि ब्लड वेसल पे असर होता है, एंडोथेलियम पे असर होता है और ब्लॉक्स बनते हैं ब्लड वेसल में, वो एक साथ सभी जगह होता है। इसलिए जो भी पेशेंट दिख रहे उनके हाथ के ऊपर, पाँव के ऊपर रेड स्पॉट्स है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये साथ साथ में होता है और इट डिपेंड्स, ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स कंडीशंस। पेशेंट की बीमारी, पेशेंट की पहले वाली बीमारी, पेशेंट की इम्यूनिटी, वो जिस प्रकार से वो रोग से लड़ता है, उसकी ताकत क्या है, इसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। और इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ 14 डेज। इसका जो असर है ये 14 डेज में धीरे धीरे दिखाई देता है और ग्रेजुअली जैसे कि ये वायरस की संख्या बढ़ती है वो सब ऑर्गन्स पे ये करता है, इफेक्ट करता है और इफेक्ट करने के बाद सब ऑर्गन फेल्यूर होते हैं। यानी कि जस्ट जैसे कि ये वायरस फैलता है वो ऑर्गन सब ऑर्गन पे जाता है और मल्टी ऑर्गन फेल्यूर होता है, मल्टी सिस्टम फेल्यूर। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मुंबई में जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं उसमें हमारे डॉक्टर ओक है, संजय ओक, ही इज इन चार्ज ऑफ दैट फोर्स इन मुंबई। सो द करेक्ट एडवाइस गिवन बाय हिम इज, आप जब स्क्रीनिंग करते हो पेशेंट के तो उनका SpO2 यानी कि O2 सैचुरेशन देखो। पल्स ऑक्सीमीटर नाम का एक छोटा मशीन रहता है,
वो लगा के अगर वो 94 के परसेंट के से ज़्यादा है, अच्छा, तो आपका सेहत अच्छा है। अगर वो 94% से कम हो रहा है ओके, या 90 से भी कम है, 80 है, 84 है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, शायद हो सकता है कि ये कुछ बीमारी की शुरुआत है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो कोरोना है, अच्छा, डरो मत। ओके, लेकिन वो आप जब भी आप फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो, तब उनको बोलो कि मेरा पल्स ऑक्सीमेट्री करो और मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो देखो, यस, जो भी शायद ये बीमारी का एक इंडिकेटर हो और आपको पता चले कि शायद मैं डेंजर जोन में जा रहा हूँ या नहीं। ओके। जैसे कि सर आपने हमें बताया कि अगर मेडिकल कंडीशन वाले लोग होंगे तो वो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मिडिल एज वाला हो या फिर बूढ़े लोग हो, तो उनमें कुछ बीमारियां होती है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या और कुछ हार्ट डिसीजेस हो गए। तो ये क्या डिपेंड करेगा कि एज ग्रुप पे ही एक लिमिटेशन आते हैं कुछ एज ग्रुप पे? जैसे बच्चों में अगर देखा जाए तो ये नहीं होगा, मिडिल एज पे ये नहीं होगा, एज ग्रुप पे अगर ज़्यादा एज ग्रुप वाले लोग होंगे और मेडिकेशन पे होंगे तो उन पे ही अफेक्ट करेगा, या फिर बच्चों में भी करेगा, मिडिल एज में भी करेगा, इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो करेगा, डिपेंड्स। नहीं, आपने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सवाल किया है और सभी लोगों को सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना। ये हमने जो बताया है, ये जो रिसर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं और ये फैलाव ऐसा ही चलता गया तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस। एक जो रिसर्च चल रहे हैं उसमें एक बात ऐसी आई है कि 70%, 70% लोगों को ये बीमारी यानी कि इन्फेक्शन जा सकता है। 70%, तो उसमें आप भी इंक्लूड हो सकते हो। ये जो मैंने बताई बातें वो रिसर्च की बातें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं हो सकता, आपको भी हो सकता है, अच्छा, आपको भी हो सकता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि मास्क लगाओ, हाथ जो क्लीन करना है वो हाथ भी रेगुलरली क्लीन करने चाहिए। और ये जो बातें हैं, प्रिकॉशंस है, वो लेनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल ये दिख रहा है कि जिनको ये बीमारी नहीं है, जिनको कैंसर नहीं है, टीबी नहीं है, अस्थमा नहीं है, सीओपीडी नहीं है, जिनको डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है, इनको भी वो हो सकता है। तो आपको प्रिकॉशन ही लेनी ही चाहिए, डिपेंड्स। क्योंकि हम जो डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स इटली में, यूके में, यूएस में बहुत सारे डॉक्टर्स को इनका इन्फेक्शन हो गया, कई डॉक्टर्स इनमें गुजर गए। चेन्नई में एक डॉक्टर न्यूरोसर्जन वो कोरोना से ही गए। मोर देन 50 आई थिंक मुंबई में जो हमारे प्रशासन वाले लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको भी इनका इसका इन्फेक्शन हो गया है, संसर्ग हो गया है। रिपोर्टर्स हैं आप जैसे, उनको भी इसका असर हो गया है। तो ये जो लोग थे, डॉक्टर्स या नर्सेस या पुलिस या रिपोर्टर्स, इनको कुछ भी बीमारी नहीं थी, ये डायबिटिक नहीं थे, हार्ट वाले नहीं थे, फिर भी जो वायरस का एक्सपोजर है, बहुत सारे जगह ये जाते हैं लोग, हमारे जैसे डॉक्टर बहुत काम करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो डोज ऑफ वायरस यानी कि जो इन्फेक्शन को आप उत्पन्न हो रहे, एक्सपोज हो रहे, वो भी निर्भर करता है कि आपको इन्फेक्शन होगा या नहीं। तो एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कुछ बीमारी नहीं है तो फिक्र करने की बात नहीं है, ऐसे नहीं है, आपको प्रिकॉशन लेनी ही चाहिए। लॉकडाउन में ये सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस है वो उनका पालन करना ही चाहिए और आपको वायरस से या कोरोना से बहुत दूरी बनानी चाहिए। सर जैसे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन ले ही रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो पहले जहाँ से शुरुआत होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लोगों को पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर क्या लक्षण ऐसे दिखते हैं उनमें कि उन्हें पता चले
कि हम लोग अफेक्टेड है या नहीं। और आपने जैसे कि कहा कि कई लोगों में ये सिम्टम्स नहीं भी दिखाई देते, तो वो कैसे पहचाने और ताकि दूसरों की भी और खुद की भी हेल्प कर सके, और लक्षण क्या होते हैं इसके? राइट, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए, ये जो वायरस है, कोरोना का वायरस है, इसको अभी सार्स कोवी 2 बोलते हैं। इसका नाम अभी बदल गया है, SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, CO2, COV2। हाँ, तो ये सार्स का यानी कि कोरोना का जो वायरस है वो सांस में से जाता है अंदर। तो इनके जो लक्षण हैं, तो पहले वाले लक्षण जो है सांस से ही संबंधित होते हैं। जैसे कि सर्दी होती है, जुकाम होता है, नाक से पानी बहता है, छींके आती है, उसके बाद या उसके साथ साथ गले में खिचखिच होती है, गले में दर्द होता है, और इसके साथ बहुत सारे लोगों को खांसी आती है, सांस फूलता है। जब भी ये तकलीफ हो, सांस फूल रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दैट इज मोर डेंजरस साइड। सो अगर आपको प्रिकॉशन लेनी है तो पहले स्टेप पे लेनी चाहिए, यानी कि जब भी सर्दी जुकाम होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण जो सिम्टम है वो है फीवर, बुखार। बुखार बहुत सारे लोगों में आता है, इसके साथ साथ दुर्बलता आती है, वीकनेस आता है, ऐसा मन नहीं लगता, किसी में भूख नहीं लगती, वीकनेस ज़्यादा बढ़ता है। कई लोगों में पेट में दर्द सा होता है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है उसके 2 टाइप्स है। एक है एसिड लेबल और दूसरा है एसिड स्टेबल। और जो एसिड स्टेबल वायरस का जो टाइप है वो अंदर पेट में जाता है। और जो भी हम टेस्ट करते हैं, रिसर्च में ऐसा पता चल गया है कि स्टूल सैंपल जो रहता है, स्टूल सैंपल में कुछ वायरसेस उसमें उसका प्रेजेंस दिखाई दिया है। अच्छा। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कई लोगों में पेट में दर्द और डायरिया जैसा, जुलाब जैसा होता है। तो ये जो सिम्टम्स है, जब भी इसका असर किडनी पे होता है तो वैसे लक्षण दिखते हैं। कई लोगों में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो बाद में होते हैं। अच्छा। तो ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है, यानी कि फेफड़े की जब भी बीमारी होते है उसमें जो सिम्टम्स रहते हैं, सर्दी, खांसी बीमारी या सांस फूलना, ये जो लक्षण है वो कोरोना के हैं। अच्छा। और एक बात, आप अगर पॉसिबल कोरोना मरीज के पास गए हो या अस्पताल में मरीज को देखने गए हो, वो शायद कोरोना का है, या आप अस्पताल में काम कर रहे हो, या लॉकडाउन तोड़ के कहीं आप घूम रहे हो और भीड़ में गए हो, या कहीं से आप ट्रैवल करके आए हो और गाड़ी में जो भी बस में या कार में कोई अजनबी था, पॉसिबल हो सकता है कि आपके सेहत के ऊपर ध्यान दे, और बुखार आता है क्या, वीकनेस आती है क्या, भूख कम हो रही है क्या, और ऐसा कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास जाके आप चेक करके लीजिए। अगर आप घर में रह रहे हो, घर में कोई भी बीमार आदमी नहीं है और आप लॉकडाउन के जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं कर रहे और कुछ सिम्टम नहीं है, तो टेंशन की बात नहीं है। अच्छा। अगर पॉसिबली यू आर गेटिंग एक्सपोज, देन यू थिंक ऑफ योर सिम्टम्स, अदरवाइज इफ यू डोंट हैव एनी सिम्टम, डोंट वरी। इतनी सीधी बात है। ओके सर। तो जैसे कि सर ने बताया, अगर सिम्टम्स दिखाई भी देते हैं तो भी डरने वाली बात नहीं है, आप जाके चेक करवा सकते हो वेदर इट्स पॉजिटिव और नॉट। और अगर आप बाहर जाते हो कहीं पे भी और प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं ले रहे हो, फिर भी आपको जाके एक बार चेक करवाना चाहिए। वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बाहर जो लोग हैं उन सभी के लिए हितकारक हो सकता है। सर, आप बीच बीच में बता ही रहे हो कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इन जनरल फिर भी एक बार डिटेल में सब लोगों के लिए क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं हम लोग। सभी दर्शकों के लिए मैं जो भी बातें बताने जा रहा हूँ
वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे गांव में कोई मरीज नहीं है। फिर भी हम देख रहे हैं अब अस्पताल में जो भी मरीज आते हैं वो सब बताते नहीं हैं, दवा लेने के बाद बताते कि मैं यहाँ जाके आया हूँ, मैं उधर जाके आया हूँ। हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा आदमी हो या ऐसी व्यक्ति हो जो कहीं बाहर घूम के आई हो, पूना जाके आई हो, मुंबई जाके आई हो, किसी रिलेटिव के पास जाके आई हो, ट्रैवल करके आई हो, तो पॉसिबल है। जब तक लॉकडाउन के जो रूल्स है, नियम है, जब तक प्रशासन से कोई मैसेज नहीं आता तब तक आपको फॉलो करना चाहिए। तो आप कहीं भी जाइएगा मत, अननोन प्लेसेस, डोंट विजिट अननोन प्लेसेस, डोंट मीट अननोन पर्सन्स या पीपल। जब भी आप बाहर कुछ खरीदने जा रहे हो तो सोशल डिस्टेंस बना के रखिएगा, 6 फीट या 2 मीटर, कम से कम 3 मीटर है तो अच्छा है। मास्क पहनना जरूरी है, आपके सामने जो भी आदमी है उसको भी मास्क लगाना, उसका मास्क होना जरूरी है। अगर एक को मास्क है एक नहीं है तो रिस्क बन सकता है, दोनों को भी मास्क होना जरूरी है। जब भी कहीं जाते हो बाहर खरीदने के लिए और कई जगह, अननोन जो प्लेसेस है उसको हाथ मत लगाना। अगर हाथ लगाते हो तो आपकी जेब में सैनिटाइजर होना चाहिए। सैनिटाइजर का यूज जब आपके पास सोप नहीं है, साबुन नहीं है, पानी नहीं है तो ही इस्तेमाल करना। बार बार सैनिटाइजर यूज करना अच्छा नहीं है। तो जब भी पॉसिबल है तो साबुन से, सोप से हाथ धोना चाहिए। और अभी ये वक्त है आई थिंक कि हाथ धोना भी ये साइंटिफिक बात है। जो भी हम पानी लेते हैं, पानी और साबुन लगा के, मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको, जो ये हाथ का अंदर वाला हिस्सा है वो साफ करना, फिर बाद में बाहर वाला हिस्सा साफ करना। ये उंगलियां जो है उसके बीच में वो साबुन लगा के ये साफ करना। बाद में अंगूठा सेपरेटली साफ करनी चाहिए, जो जगह है वो। उसके बाद नाखून, दोनों बाजू के नाखून, और ये हाथ ऐसा रख के साबुन लगाने के बाद यहाँ ऐसा घिसटना इधर, और एक बार घिसटना, और फिर ये सब हाथ को ये साबुन लगा है क्या नहीं, और यहाँ तक, रिस्ट तक, यहाँ तक जाना चाहिए। और ये प्रोसेस जो पूरी है 40 सेकंड्स चलनी चाहिए। साबुन लगा के जब भी हाथ धोते हो 40 सेकंड्स। अगर आपके पास साबुन नहीं है, पानी नहीं है, कहीं जल्दी में हो, कार में हो, गाड़ी में हो, तो सैनिटाइजर यूज़ करो, वो 20 सेकंड चलता है, वो भी इस तरीके ही, लेकिन 20 सेकंड्स आर सफिशिएंट। और एक बात, जब भी हाथ मैला हुआ है, अगर कुछ सॉइल लगा है और गंदा हो गया है तो सैनिटाइजर का यूज़ नहीं होता। आपको पानी ढूंढना चाहिए, आपको साबुन ढूंढना चाहिए। और सबके लिए मैं बता रहा हूँ, हाथ धोना ये सिर्फ कोरोना वाली बात नहीं है। हाथ धोना एक कोरोना वाली बात नहीं है। आपके पूरे ज़िंदगी में जब भी खाने के लिए जाते हो, हाथ धोना जरूरी है। आजकल हम रिसेप्शन पे जाते हैं और सबको शेक हैंड करते हैं, और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वैसे ही खाना खाने के लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं करो, खाना खाने के पहले हाथ धोना जरूरी है। अगर बीच में कोई आया तो ऐसे ही शेक हैंड करो, हाथ में धो। दूसरी बात, खाना खाने के बाद हाथ धोना जरूरी है। जब आप टॉयलेट को जाते हो, पेशाब के लिए या टॉयलेट के लिए जाते हो, तब आने के बाद साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी अननोन प्लेस पे हाथ रखते हो, हाथ धोना जरूरी है। जब किसी मरीज को मिलने के लिए जाते हो, उधर के उनको मिल के आने के बाद हाथ धोना जरूरी है। किसी पेशेंट का, मरीज का ड्रेसिंग होता है, ड्रेसिंग होने के बाद हाथ धोना जरूरी है। अगर आपके घर में कोई जानवर है या पेट्स है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो उनको हाथ लगाने के बाद भी आपको हैंड वॉश जरूरी है। तो
ये सब चीज़ें जो है जब आप बच्चे को हैंडल करते हो और बच्चे को हाथ लगाने के बाद या और किसी अननोन पर्सन को हाथ लगाने के बाद या उसका बच्चे ने टॉयलेट की है, वो टॉयलेट साफ करने के बाद और किसी भी तरीके का मरीज आपके घर में हो और आप उनकी देखभाल कर रहे हो, तो उनको हाथ लगाने के बाद भी आपको हाथ धोना जरूरी है। और बहुत इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप मास्क पहनते हो, जब भी आप पेशेंट को देखते हो, जब भी आप फेस मास्क हो या गाउन हो, हम जो पीपी पहनते हैं डॉक्टर्स, तो पहनने के पहले और पहनने के बाद हाथ धोना जरूरी है। तो ये हाथ धोने की बात मैंने की जी। कोरोना के बारे में जब हम बात करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम घर में एसी यूज़ करते हैं। तो अगर घर में कोई कोरोना जैसा आदमी है या बीमार व्यक्ति है, तो वही वायरस फिर सर्कुलेट होता है, वही एयर, इंटरनल एयर गेट सर्कुलेटेड। तो एसी लगाना डेंजरस है। अगर घर में कोई बीमार नहीं है तो एसी लगाओ, फिर भी उसके जो मोड्स रहते हैं उसमें ड्राई मोड नहीं लगाना, अच्छा, कूल मोड लगाओ, क्योंकि ह्यूमिडिटी अगर कम हो गई तो तकलीफ बढ़ सकती है। और एक बात मैं बताने जा रहा हूँ, वो जो है वो अभी गर्मी है और बहुत सारा पसीना आता है, तो लोग शावर लेते हैं। तो आई विल एडवाइस ऑन माय पर्सनल बिहाफ कि शावर लेना बंद करो जब तक कोरोना नहीं जाता। पॉसिबल है कि उसमें एरोसॉल यानी कि द्रवाणु, जो मैंने बोला कि छींटे निकलते, उसमें भी वायरस आ सकता है। अच्छा। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि स्टूल में कोई सैंपल मिला, उसमें वायरस था। तो जब भी आप टॉयलेट में जाते हो, फ्लश करते हो, तो एक बात याद रखो कि फ्लश करने के पहले कमोड जो है वो ऑफ करो। अच्छा। यानी कि एरोसोल जो है वो एरोसोल हवा में आ सकते हैं। और ये इसके साथ साथ जो हम पानी पीते हैं, तो पानी भी आप उबाल के पीजिएगा। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। हमारी इम्यूनिटी है बहुत अच्छी। एक बात बन गई है कि हम क्वारंटाइन में हैं, हमें पता चल गया है कि घर नाम की एक चीज़ है। घर में पिताजी है, माँ जी है, बहन है, भाई है, उनसे बातें हो रही है। और जो खाना है घर का ही खाओ। मैं मेरे जो YouTube पे वीडियोस है उसमें मैं बार बार ये बातें मैंने की है कि फास्ट फूड है, जंक फूड है, अगर आपको बाहर कुछ चीज़ें, खाने वाली चीज़ें मिल ही रही है, फिर भी वो परचेस मत करो। फास्ट फूड परचेस मत करो, घर में लाके मत खाओ, घर वाला खाना खाओ, वो अच्छा रहेगा। रेगुलर यानी कि मील्स जो टाइम है वो रेगुलर रहना चाहिए। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है। और तनाव नहीं रहना चाहिए, टेंशन नहीं रहनी चाहिए। आपका दिमाग जो है उसको पॉजिटिव सोच में बदलो। कैसे हो जाएगा, मुझे बीमारी होगी तो क्या होगा, होगा या नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों को आर्थिक कठिनाइयाँ होती है, इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम रहते हैं। तो अभी हमारा बना रहना, हमारा सांस ठीक रहना, हमारा जीवन कंटिन्यू होना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में ध्यान दो। और एक बात, जब कोरोना होगा या नहीं होगा, बाद में घर में और बाहर अगर आप मास्क नहीं पहन रहे हो या आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, तो वो रुमाल इस्तेमाल करो। जब भी खांसते हो, सिंपल जो सर्दी होती है, सिंपल सा जुकाम होता है, खांसना और छींकना ये ओपनली नहीं होना चाहिए। ये रुमाल लेके आप पहनो और बाद में खांसो या छींको, वो बाहर वो फैलता नहीं। अगर आपके हाथ में रुमाल नहीं है और आप खांसना चाहते हो, छींकना चाहते हो, तो एंगल बनाओ। ये एंगल पे खांसो या छींको। अगर आप ये नहीं कर रहे और हाथ पे ऐसा ले रहे हो,
तो इसकी छींटे हाथ पे आती है और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और इसमें वायरसेस रहते हैं, वो जहाँ जहाँ आप हाथ लगाते हो वहाँ वहाँ वो फैलता जाता है, घर वालों को भी तकलीफ होती है। तो आई थिंक दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये जो प्रिकॉशंस है वो आप अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको वायरस की चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखिए ये कितनी कमाल की बात है और ये इत्तेफाक भी हो सकता है। जो चीज़ें हमें बचपन में एक अलग से टॉपिक बना करके सिखाया जाता था स्कूल में, कॉलेजेस में तो नहीं बट स्कूल में, या हमारे माँ बाप हमें जो घर पे सिखाया करते थे कि बेटा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, ये सारी चीज़ें किया करो, ये मत किया करो, जैसे कि हाथ पाँव धोना, बाहर से खेल के आते हैं, स्कूल से आते हैं तो प्रॉपर अच्छे से हाथ पाँव धोना, या फिर अच्छे से एक शॉवर लेना, बाथ लेना। और उसमें भी इंडियन कल्चर भी हम लोग भूल चले हैं, जैसे कि फैशन दोबारा रिटर्न हो रहा है, तैसे वैसे ही सर ने कहा कि हम लोग बाहर जाते हैं, हमें वो स्टेटस लगता है कि हाथ मिलाना, गले मिलना, तो वो अभी सबको अच्छे से पता चल रहा होगा कि कोरोना में हाथ कोई नहीं मिला रहा है, गले नहीं मिल रहा है। हम लोग सब इंडियन कल्चर पे आ रहे हैं, नमस्ते करो, दूर से रहो। और सर ने कहा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि कमोड यूज़ करते हो, फ्लश करते हो, बट उसका टॉप जो है वो बंद करके किया करो। एसी ना यूज़ करो, एसी अगर करते हो भी यूज़, अगर घर पे कोई इन्फेक्टेड नहीं है तो वो कूल मोड पे चलाओ, ड्राई मत चलाओ, उससे ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो है, वो हाथ धोना कितना इम्पॉर्टेंट है, कैसे धोना चाहिए, वो सर ने हमें सब बताया हुआ है। तो आई थिंक सब अच्छी अच्छी यादें आपने वापस से दिला दी, और छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए वो भी आपने बता दी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट मेमोरीज। थैंक यू।